मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी अहम खबर, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रामबन और बानेहाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 370 अब इतिहास बन चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने यह बयान रामबन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन का कहना है कि वो अनुच्छेद 370 बहाल करेगा, लेकिन जब तक बीजेपी है कोई भी ये नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, युवाओं के पास पिस्तौल और रिवॉल्वर के बजाय लैपटॉप कंप्यूटर से। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सुनिए। कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ इनकी हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। रिलीजन के आधार पर आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को उभार कर बराबर इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को, एनसी के दोस्तों को और पीडीपी के दोस्तों को कि पॉलिटिक्स केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। बराबर चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आपको गुमराह करते हैं। धारा 370 समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। बीजेपी कैसे गवर्नमेंट चलाती है इसकी एक मिसाल आपके मैं सामने रखना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं हमारी कोई भी बात गलत हो, आप पब्लिकली उसे कंडम करिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल करते हैं। आपसे आंखों में आंख डालकर वोट मांगने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है और बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और जीत कर रहेंगे। सुनिए। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया है। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे देश में कैसी सियासत होने लगी है? क्या सियासत में नेता इतना गिर जाएंगे कि वो देश के साथ ही गद्दारी जैसे बयान देने लगेंगे? क्या वोट के लिए नेता ऐसी सियासत करेंगे कि वो आतंकियों के हमदर्द बन जाएंगे? उमर अब्दुल्ला के एक बयान से घाटी से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है। उमर अब्दुल्ला को आखिर आतंक के आका अफजल गुरु पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उमर को आखिर अफजल गुरु की फांसी पर एतराज क्यों है? क्या महज वोट के लिए उमर ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या नेता अब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं? आतंकियों पर मेहरबान उमर की ये कैसी जुबान? आखिर कैसी सियासत कर रहे उमर अब्दुल्ला? अफजल गुरु से प्यार, उमर की डर्टी पॉलिटिक्स।
बयान से घाटी में उबार, इंडी गठबंधन पर बीजेपी लाल। क्या नेता चुनाव जीतने के लिए आतंक के आकाओं तक के रहनुमा बन जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस कदर गिर जाएगी कि कोई नेता चुनाव जीतने के लिए आतंकियों पर प्यार लुटाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाता तो वो अफजल को फांसी देने से मना कर देते। अब इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. अब उमर अब्दुल्ला के इस बयान से न सिर्फ घाटी बल्कि दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उमर के बयान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के मंसूबे को साफ कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यही इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है। आतंकियों से उनका प्यार अब जग जाहिर हो गया है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के मुख्य सहयोगी, गांधी नेहरू परिवार के खानदानी दोस्त और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जो बयान दिया है उसने इंडी गठबंधन के मंसूबों की असली और खतरनाक पहचान को उजागर कर दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध। तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश के अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। आपको बता दें कि अफजल को साल 2013 में जब फांसी दी गई तब केंद्र में यूपीए और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। चुनाव से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी की सजा पर सवाल उठाकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सवाल ये भी है कि क्या उमर ने चुनाव से पहले एक आतंकी की तरफदारी करके कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हरियाणा चुनाव से जुड़ी। कांग्रेस में शामिल होंगे गायक कन्हैया मित्तल, जिन्होंने जो राम को लाए हैं वाला गाना गाया था। कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करता हूं। नाराजगी थी, इनकी नाराजगी भाजपा को भी लेकर थी। कांग्रेस के क्या तारे चमकने लगे हैं हरियाणा में, क्योंकि एक के बाद एक बड़े दिग्गज कांग्रेस को शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और
टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। तो सुना आपने कन्हैया मित्तल को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राम को के लिए काम करते हैं हम उनके लिए करेंगे, सनातन के लिए करेंगे। और उन्होंने ये भी बात साफ की, क्योंकि लगातार तो ये बातें हो रही है कि भाजपा से नाराजगी चल रही थी इनकी। उन्होंने कहा कि कोई मनभेद या मतभेद नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी। सीधे तौर पर कहा है कि मैं कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं। बड़ी जानकारी है, हरियाणा चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है, पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन देखिए, इस आखिरी मोमेंट तक भी इस आखिरी दौर में ही चुनाव होने ही वाले हैं। उससे पहले भी यहां पर सियासी उथल पुथल मची हुई है। क्या कुछ कहा है कन्हैया मित्तल ने, एक बार फिर से सुनिए। कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और बोला कि जाति को देखकर गोली चलाई गई, और अब बवाल शांत हो नहीं रहा है कि अब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। कहा है कि बीजेपी सरकार में कानून पर विश्वास ही नहीं है। एनकाउंटर पर घिर रही यूपी सरकार की तरफ से आज खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला, विपक्ष पर जमकर बरसे। अंबेडकर नगर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करते पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि सत्ता में आने के लिए सपा षड्यंत्र रच रही है, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि एसपी सरकार में जो जितना बड़ा गुंडा होता है उसका औहदा उतना ही बड़ा होता है, लेकिन बीजेपी राज में अपराधियों का संहार हो रहा है। और क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे। और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई।
अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 28 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर बताया जा रहा है कि 28 लोग घायल हो गए हैं और इन्हीं घायलों से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे। परिवार वालों से मुलाकात की, मरीजों से मुलाकात की, डॉक्टर से उनका हालचाल जाना, देखा समझा कि स्थिति उनकी कैसी बनी हुई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी से इंडिया डेली संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी की डीएनए में ही अपराध है। एसपी अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। हमारी सरकार ने अपराधियों का नाश किया है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। सर, जिस तरह से देखिए लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं, फिर एक डेलीगेशन अपराधी के घर जाता है और पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो यादव अपराधी था उसके सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़ी हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध है। अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होना उनका एक तरह से कह लीजिए तो उनका वोट बैंक और उनकी मजबूरी भी है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो। अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, उसमें राजनीति ना करके, अपराधियों का बचाव ना करके अपराधी के खिलाफ खड़ा होना होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों के साथ खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होते थे। हमारी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। 1 डिस्ट्रिक्ट ओपीडी, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम लोगों ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपराधियों और माफियाओं का समूल नाश करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो अपराधियों को पालने पोसने वाले हैं, जो उनका अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि जितने भी ये बीजेपी शासित प्रदेश हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। इनको कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप देखिए, अगर आज जो देश का माहौल है, देश का माहौल में इनकी जितने भी बयान आ रहे हैं, बयानबाजी देखिएगा तो लोगों को उस्काने का काम, देश के हित में, देश के पक्ष में, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए इनका कोई भी बयान नहीं कहा जा सकता अगर आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। निश्चित रूप से अब आप देखिए कि अभी पश्चिम बंगाल में एक रेप के लिए एक कानून पास किया गया है और अभी मैं न्यूज़ में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देख रहा था, 15 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, उस पर उनका बयान नहीं आ रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। अब बात गुजरात की। गुजरात के साबरकांठा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पुल पार करते समय 3 लोग अपनी कार समेत नदी में बह गए। पानी का बहाव कम होने के बाद दमकल टीमों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस दंपति को सुरक्षित बचा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के साबरकांठा की तस्वीरें हैं। पानी का बहाव कितना ज़्यादा है आप देखिए, इनकी जो व्हीकल है वही नहीं नज़र आ रही है। दमकल कर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं,
मुश्किल में इनकी जान साफ तौर पर नजर आ रही है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपने देखी जब ये फंसे हुए थे, दूसरी तस्वीर इनके रेस्क्यू की आपको दिखा रहे हैं। कितने सारे लोग जुटे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए। कार तो पहली तस्वीर में नजर ही नहीं आ रही है कि कार भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि कार पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि जो दंपत्ति है वो सुरक्षित है, उनको बचा लिया गया है। भारी तादाद में यहाँ पर कई सारे स्थानीय लोग भी जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा की तस्वीर है। क्या हाल हुआ है बारिश के बाद, जो बाढ़ जैसे हालात है, सड़कों पर अगर ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटी गलियों में क्या नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। मुश्किलों में लोगों की जान नज़र आ रही है, गाड़ी दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है। जब पानी का बहाव थोड़ा कम होता है तो तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू की टीम पहुंचती है जो जॉइंट ऑपरेशन चलाती है और किसी भी तरह इनको बाहर सुरक्षित वहां से निकाला जाता है। दो तस्वीरें आपके सामने गुजरात के साबरकांठा की है जो ये दर्शा रही है कि इस वक्त गुजरात में बाढ़ और बारिश से कितने हालात बुरे बने हुए हैं।